बीए पार्ट 3 होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व के प्रकार है, उसको करेंगे। कल की क्लास में व्यक्तित्व की परिभाषाएं बताई थी, व्यक्तित्व क्या होता है, उसका अर्थ के बारे में हमने जाना था। तो आज उनके प्रकार की बात करते हैं। इस संसार में या इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों में क्या है, समानताएं देखने को मिलती है, लेकिन विविध समानताएं होते हुए भी मनुष्य है, चाहे वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न होता है। समान रूपताएं होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से काफी भिन्न होता है, अथवा यूँ कहे कि प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान, बेजोड़, अभूतपूर्व होता है, यानी यूनिक होता है। कारण है प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्वशील गुण जो होते हैं उनका भिन्न भिन्न तरीकों से संयुक्तिकरण होना ही उसका कारण होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है उन्होंने सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया है। सामान्य दृष्टिकोण के द्वारा वर्गीकरण, तो उन्होंने सामान्य दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, सामान्य दृष्टिकोण में व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है राजसिक, एक है सात्विक और एक है तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? जिनका रहन सहन, ठाट बाट, खान पीन का जो ढंग है, बोलचाल है वो राजाओं की तरह होता है, राजाओं की तरह उनमें गुण झलकता है। जो युद्ध प्रेमी होते हैं, वीर एवं पराक्रमी योद्धा होते हैं, और उसका व्यक्तित्व है वो राजसी प्रवृत्ति का माना गया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो राजाओं की तरह उठते बैठते, खाना पीना, बोलचाल है वो राजाओं की तरह होता है, तो वो राजसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? इन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति जिनका झुकाव धर्म की तरफ होता है, जो नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं और अध्यात्म में लीन रहते हैं, भजन कीर्तन प्रवचन में भाग लेता हो, जिसका जो आहार है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, मांसाहारी नहीं होता है, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करता है, तो साधारण पौष्टिक भोजन खाकर संतुष्ट रहता है और उसका व्यक्तित्व है वो सात्विक कहलाता है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? वह व्यक्ति जो बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और अच्छा आचरण नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों के साथ हर समय झगड़ा करते रहते हैं, अधिक आलसी व कामचोर होते हैं, मिर्च मसालेदार जो गरिष्ठ भोजन है वो करते हैं और भोजन में मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो वैश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व उनका कहलाता है। तो ये था सबसे पहला व्यक्तित्व का प्रकार कि व्यक्तित्व में सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया गया, उसमें 3 प्रकार से बताया गया, राजसी, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति के लोग। दूसरा है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण के बाद आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। इन्होंने कहा है पहले जो लोग होते हैं कफ प्रधान होते हैं, दूसरे जो पित्त प्रधान होते हैं और तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो वात प्रधान होते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं उन किनको शामिल किया गया है? उसके अंतर्गत जो व्यक्ति मोटे हैं, शांत रहते हैं, काम कम करते हैं, यानी उनकी क्रियाशीलता कम होती है, वो इस प्रकार के जो लोग हैं वो कफ प्रधान वाले लोग कहलाते हैं। तो ये जो हुए वो हमारे कफ प्रधान हुए। दूसरे जो पित्त प्रधान है उसमें इन्होंने किसको कहा है
किसको शामिल किया है? जो व्यक्ति सदैव ही क्रियाशील रहता है, हर टाइम कार्य करता रहता है, उद्यमी होता है, या कहे कि वो हर टाइम काम करता रहता है, यानी वर्क हार्ड करता है, कठिन मेहनत करता है और अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, हमेशा लक्ष्य पाने के लिए कार्य को करता रहता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो पित्त प्रधान प्रवृत्ति के कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो पित्त प्रधान प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले लोगों को शामिल किया गया है। अगला है वात प्रधान। जो आयुर्वेद है उन्होंने वात प्रधान के अंतर्गत किन लोगों को शामिल किया है? जो लोग न तो अधिक मोटे होते हैं न ही पतले होते हैं, बल्कि बीच बीच के जो लोग होते हैं वो वात प्रधान के अंतर्गत आते हैं, जिनका स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है, जो अक्सर बीमार रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो वात प्रधान प्रवृत्ति के कहलाते हैं या वात प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग कहलाते हैं। तो इतना समझ में आया कि ये क्या बताया गया है कि व्यक्ति भी इंसान है वो, इन्होंने सामान्य दृष्टिकोण में तो उन्होंने 3 प्रकार से बताया किस प्रकार के लोग दुनिया में हैं। फिर आयुर्वेद ने क्या कहा कि कुछ लोग कफ प्रधान प्रवृत्ति के हैं, पित्त प्रधान प्रवृत्ति के हैं और वात प्रधान प्रवृत्ति के हैं। अगला जो इन्होंने बांटा है, अगला जो वर्गीकरण किया है वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने 3 भागों में इसको फिर से बांटा है। 3 प्रकार के लोग बताए हैं मनोवैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं वो विचार प्रधान होते हैं। विचार प्रधान लोग कौन से होते हैं? जो व्यक्ति सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वो कुछ नया करने के लिए हर समय करने की सोचते हैं, जिनके अंतर्गत में काम करने की धुन समाई रहती है, या मेहनती जो लोग होते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनती लोग हैं, हर समय काम को ढूंढते रहते हैं और कमाने की सोचते रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो विचार प्रधान लोग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि टीचर हैं, वैज्ञानिक है, राइटर है या लेखक कहे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो रिसर्चेज करते हैं, अनुसंधान करता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक जो है, उन लोगों को इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगले जो है भाव प्रधान। भाव प्रधान के अंतर्गत कौन से व्यक्तियों को, कौन सी पर्सनैलिटी के लोगों को शामिल किया गया? जिन व्यक्तियों में संवेगों, भाव एवं मूल प्रवृत्तियों की क्या होती है, उनकी अधिकता होती है, वो चिड़चिड़े एवं अस्थिर स्वभाव के होते हैं। वे अक्सर दूसरों से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, अतः उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। इस प्रकार के झगड़ालू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, हर समय चिड़चिड़े रहते हैं और बात बात पर झगड़ने लग जाते हैं, वो लोग भाव प्रधान प्रवृत्ति के कहलाते हैं। क्रिया प्रधान जो व्यक्ति उद्यमी होता है, मेहनती होता है, अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करता है और वे क्रिया प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। कर्मशील व्यक्ति है, वो काम को कर्मबद्ध तरीके से करते हैं तथा इसी श्रेणी में आते हैं, यानी काम को बड़े ही अच्छे तरीके से और सीक्वेंस में करते हैं, हर काम को तरीके से करते हैं, वो लोग क्या है, क्रिया प्रधान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया है और भी है इसका आगे। सबसे पहले सामान्य दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के अनुसार और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इन तीनों में ही जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण। नेक्स्ट जो है वो हमारा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण। इसमें कई वैज्ञानिक आ जाएंगे जिन्होंने अपनी स्टडीज, अपने अध्ययनों में अलग अलग
स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर का वर्गीकरण, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने व्यक्तित्व को सामाजिक बताया है, दूसरा है कलात्मक या सौंदर्यात्मक, कलात्मक है या सौंदर्यात्मक, तीसरे जो लोग बताए हैं वो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक व्यक्तित्व वाले लोग। अगला है इसमें राजनैतिक व्यक्तित्व वाले लोग, अगला है इसमें आर्थिक, और लास्ट है इनका वैचारिक। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। उन्होंने क्या कहा है? व्यक्तित्व है वो सामाजिक प्रकार का होता है, वैसे व्यक्ति जिसमें समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, संपर्क बढ़ाने एवं सुंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वे सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। आप देखते हो कि सभी में ये गुण नहीं होते कि वो आसानी से सामाजिक हो सके या दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के साथ बड़े घुल मिल के रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं और लोग उनकी बातें भी मानते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में रुचि होती है, वे समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक क्रियाओं में जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे समाज के लिए कोई भी कार्य हो उनमें वो सदैव आगे ही रहते हैं तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वे आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सुधारक के रूप में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है। कलात्मक या सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले लोग किनको कहा गया है? सौंदर्य बोध रखने वाले सभी व्यक्ति इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनको सौंदर्य का ज्ञान होता है, जिनका झुकाव सुंदर वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सबसे ज़्यादा होता है, जैसे संगीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, साहित्यकार, कलाकार, कवि इत्यादि हैं, वो सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आप देखते हो कि जो कवि होते हैं या फिर जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं में सुंदर वस्तुओं का वर्णन करते हैं या प्रकृति के जो भी नज़ारे होते हैं उनका बड़े ही अच्छे ढंग से उनका वर्णन करते हैं, चाहे वो जो पेड़ पौधों के बारे में हो, चाहे वो पक्षियों के बारे में हो, चाहे वो कोयल के बारे में हो। तो इस प्रकार से वो बड़े सुंदर ढंग से उनको लिखते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कौन से होंगे? जिन लोगों को धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, धर्म की तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा होता है, सात्विक होते हैं और वे मांसाहारी भोजन इत्यादि नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और धार्मिक जो कार्य होते हैं उनमें सदैव भाग लेते हैं, तो वे आगे चलकर ऐसे व्यक्ति पुजारी, पादरी, संत, महात्मा, मौलवी आदि बनते हैं। तो ये जो लोग हैं वो धार्मिक व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं। राजनीतिक, वे लोग जिनकी रुचि राजनीति में होती है और जो सामाजिक सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वे राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। जैसे कि जितने भी नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। आप देखते हो नेता वगैरह होते हैं वो गद्दी पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी अपना लेते हैं, तो वो लोग हैं वो राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आर्थिक, इस श्रेणी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका तन मन धन कमाने में लगा रहता है, उनको एक ही कार्य दिखता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है,
इनके लिए धन ही सब कुछ होता है। ये सारे नाते रिश्तेदारों को भूलकर धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरीके से धन कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। जैसे कि दुकानदार है, व्यापारी है, उद्योगपति आदि है, वो इसी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, यानी आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग कहलाते हैं। वैचारिक थ्योरेटिकल लोग किनको कहेंगे? वैचारिक ऐसे लोग बुद्धिमान एवं ज्ञानवान होते हैं जिनमें ज्ञान अर्जित करने की असीम ललक होती है। जैसे कि वो हर समय किसी ना किसी से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। जहाँ ज्ञान मिलता है तो वो उसमें बुराई नहीं समझते हैं कि छोटे से ज्ञान मिल रहा है तो छोटे से भी ज्ञान लेना चाहिए। तो इस प्रकार के लोग हैं वो सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर दिशा में हर समय चिंतन करते रहते हैं और अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में क्या कहेंगे इनको कोई भी परवाह नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक दृष्टिकोण वाले होते हैं जो आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषण या खोजी आदि बनते हैं। इस प्रकार के जो हर समय विचारों में रहते हैं वो लोग ये बनते हैं, आगे जाकर आविष्कारक या वैज्ञानिक वगैरह बनते हैं। ये तो हुआ हमारा स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। स्प्रेंगर ने कहा है कि पूरी दुनिया में जो व्यक्ति है वो 6 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ क्या होते हैं? सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ सौंदर्य और कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, कुछ उन्होंने क्या कहा है? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्या है? वैचारिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है C.S. जूंग। C.S. जूंग के अनुसार C.S. जूंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने व्यक्तित्व को एक बताया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। अंतर्मुखी व्यक्तित्व। दूसरे जो है उन्होंने कहा है, दूसरे लोग हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और तीसरा बताया हमने उभयमुखी। C.S. जूंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो 3 प्रकार की होती है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कौन से होते हैं? इनके अंदर उन्होंने कहा कि जो अपनी जीवन शक्ति को अपने ही भीतर संचित करके रखते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। इनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होते, अकेले बैठे रहेंगे, अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। अंतर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये लोग बोलने वाले, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले लोग होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और लज्जाशील होते हैं। इनको शर्म ज़्यादा आती है। इनमें व्यवहारवाद का अभाव होता है, ये व्यवहारिक नहीं होते, दूसरे के साथ जल्दी से घुलते मिलते नहीं है, बातें नहीं करते हैं। ये भीड़ से घबराते हैं और लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं। कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहाँ जाने से बचते हैं कि मुझे नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ये काम की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देते हैं। ये सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, काम कम करते हैं। हंसी मजाक इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों से अधिक होती है। काम करने की क्षमता बहिर्मुखी जो लोग हैं उनसे अधिक होती है। ये सीधे साधे होते हैं, शांत स्वभाव के हैं,
तथा छल कपट से दूर रहने वाले लोग होते हैं। ये लगनशील होते हैं, दूसरों की परवाह किए बगैर दिन रात अपने काम में मस्त रहते हैं। अपने से ही मतलब होता है, बस अपना काम करना है, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये असामाजिक होते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलना मिला इन्हें पसंद नहीं होते हैं। इनमें विचारों को बोलकर प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु ये विचारशील होते हैं और हर समय चिंतन में लगे रहते हैं। तो बहिर्मुखी वाले जो लोग हैं, आपको बताया किस प्रकार के होते हैं। ये कठिन परिस्थिति अगर इनके ऊपर आ जाती है तो जल्दी ही ये घबरा जाते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं, भविष्य में के विषय में अधिक सोचते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, वो सारा ये सोचते रहते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है, अपने आप को इनसिक्योर ज़्यादा फील करते हैं और इसी के कारण ये हर समय चिंतित रहते हैं। ये तो थे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। अब CS जुंग ने क्या कहा है कि एक जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी प्रकार व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इसके अंदर इन्होंने जो लोग अपनी जीवन शक्ति का संचार बाहर की ओर करते हैं, ये यथार्थवादी होते हैं और परिस्थितियों का वस्तु रूप में सामना करते हैं। ये मिलनसार होते हैं, दूसरों के साथ घुलते मिलते ज़्यादा हैं। ये समाज केंद्रित होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती है कि समाज केंद्रित होते हैं, समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। इन्हें दूसरों से मिलना जुलना, दूसरों से बातें करना, उनके साथ उठना बैठना, संपर्क स्थापित करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोकप्रिय, जनप्रिय एवं व्यवहार कुशल होते हैं। इनमें वाक चातुर्य पाया जाता है, अपनी वाणी से दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर लेते हैं। ये चंचल स्वभाव वाले बातूनी होते हैं, ये अपने विचारों को शीघ्र ही दूसरे के समक्ष प्रकट कर देते हैं। ये कठिनाइयों मुश्किलों में से जल्दी नहीं घबराते हैं, नवीन परिस्थितियों में शीघ्रता से समान योजन कर लेते हैं। यानी कोई भी नई सिचुएशन आती है, नया कार्य जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर जल्दी से ये एडजस्ट हो जाते हैं दूसरों के साथ। इनमें क्रियाशीलता की भावना अधिक होती है, काम करने की जो भावना है वो बहिर्मुखी से अधिक पाई जाती है, अंतर्मुखी से अधिक पाई जाती है। अतः ये क्रमशील व्यक्ति होते हैं। इनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अधिक है और उस पर ये अमल भी करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वाले को अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार के जो लोग हैं वो कौन होते हैं, जैसे कि खिलाड़ी हैं, वक्ता है, व्यवसायी है जो व्यापार करते हैं वो, अभिनेता और राजनीतिक वकील और समाज सुधारक हैं, वो इस प्रकार के लोग बन जाते हैं। समाज सुधारक बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं और ये खिलाड़ी बन जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं। तो इस बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी है वो उभयमुखी प्रकार की होती है। वे व्यक्ति जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही प्रकार की विशेषताएं समान रूप में पाई जाती हैं, वे उभयमुखी कहलाते हैं। यानी कुछ विशेषताएं उसकी अंतर्मुखी की होंगी और कुछ विशेषताएं उसकी बाह्यमुखी की होंगी। उन दोनों को मिलाकर जो बीच का जो स्टेज है वो उभयमुखी कहलाती है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं, हर समय दूसरों के बारे में सोचते हैं कि कैसे खुश रहेगा। ये सभ्य एवं व्यवहार कुशल होते हैं तथा दूसरों के मनोभावों को जल्दी ही पहचान लेते हैं। इनकी तर्क क्षमता अधिक होती है, ये काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। इनमें कर्मठता एवं विचारशीलता दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है, इनकी लोकप्रियता हर समय बनी रहती है, लोगों में लोकप्रिय ज़्यादा होते हैं। तो उभयमुखी है वो किस प्रकार के लोग होते हैं, दोनों में के गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों ही गुण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो CS जुंग ने ये बताया। एक और बताती हूँ कि शेल्डन के अनुसार वर्गीकरण, अभी और भी है, काफी है इसमें।
सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण। सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। एक तो शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, और दूसरा इन्होंने कहा है स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने इनको 3 भागों में बांटा है। शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा है एंडोमॉर्फिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एंडोमॉर्फिक होते हैं। दूसरे होते हैं मीजोमॉर्फिक, तीसरे जो लोग हैं एक्टोमॉर्फिक। शारीरिक रचना के आधार पर एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और स्वभाव के आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है इन्होंने। एक कहा है इन्होंने सोमेटोटाइप, सोमेटोटोनिक। दूसरा इन्होंने बताया है सेरेब्रोटोनिक, सेरेब्रोटोनिक, सेरेब्रोटोनिक प्रवृत्ति के लोग। तीसरा जो इन्होंने बताया है वो है विसेरोटोनिक। देखो, सेल्डन ने 2 भागों में बताया है, एक शारीरिक रचना के आधार पर और एक स्वभाव के आधार पर। शारीरिक रचना के आधार पर उन्होंने बताया एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। उन्होंने क्या कहा है कि एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत वे व्यक्ति जो छोटे कद के एवं मोटे होते हैं, छोटे कद वाले और जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया गया है। इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा का अधिकता होती है, वसा का अधिक जमाव होता है। इनका शरीर कोमल होता है, पेट एवं नितंब है वो बड़े होते हैं, पाचन अंग अधिक विकसित होता है और इनका व्यक्तित्व सरल होता है। वो लोग हैं वो एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले लोग हैं। एक्टोमॉर्फिक कौन से होते हैं? वे व्यक्ति जो दुबले पतले एवं कमजोर होते हैं। ये शारीरिक रचना के आधार पे मोटे लोग हैं उनको एक्टोमॉर्फिक कहा है, और मीजोमॉर्फिक है जो पतले लोग हैं उनको मीजोमॉर्फिक कहा गया है। इनका शारीरिक गठन उत्तम प्रकार का होता है मीजोमॉर्फिक में, और ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। इनकी हड्डियां एवं मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं। इनका शरीर गठीला और मजबूत होता है। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो मीजोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। एक्टोमॉर्फिक कौन से होते हैं? जो व्यक्ति दुबले पतले एवं कमजोर होते हैं, जिनकी मांसपेशियां पतली होती हैं, लंबी होती हैं, शक्तिहीन होती, उनके अंदर शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती। इनके शरीर में वसा तथा मांसपेशियों का सही अनुपात नहीं रहता है। इनका व्यक्तित्व आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्ति का होता है। ये जो लोग हैं वो एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। अब इन्होंने सेल्डन ने दूसरे किसके आधार पर बांटा है? स्वभाव के आधार पर।
स्वभाव के आधार पर उन्होंने कहा है कि सोमेटोटोनिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे व्यक्ति जो जोर से बोलने वाले, साहसी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, स्पष्टवादी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं अधिकार प्रिय होते हैं, वो सोमेटोटोनिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ये व्यक्ति, अगले जो व्यक्ति हैं वे सेरेब्रोटोनिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंदर वे सभी व्यक्ति आते हैं जो स्वयं संयमी होते हैं, जिनमें कंट्रोल होता है, धीरे बोलने की आदत होती है, एकांत प्रिय एवं संवेदनशील होते हैं, ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं यानी शर्माते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं उन्होंने उसको इस कैटेगरी के सेरेब्रोटोनिक जो प्रवृत्ति इसके अंतर्गत डाला है इन्होंने। विसेरोटोनिक वे व्यक्ति जो आराम फरमाते रहते हैं, प्यार की अभिलाषा रखने वाले, व स्वादिष्ट एवं मधुर भोजन पसंद करने वाले लोग होते हैं, जो हर समय आराम करते रहते हैं और ये सोचते हैं बस मुझे खाने पीने के लिए मिल जाए, अच्छा खाने पीने के लिए, और मैं सारे दिन आराम करता रहूं। तो इस प्रकार के लोग हैं उनको उन्होंने विसेरोटोनिक व्यक्तित्व वाले लोग कहा है। तो ये हुए हमारे कुछ, हमने बताया, इसमें कुछ और रहते हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण है उनका हमने स्प्रेंगर के अनुसार किया। स्प्रेंगर ने 3 भागों में बांटा। शेल्डन के अनुसार शेल्डन ने इनको पहले 2 भागों में बांटा, फिर सब डिवाइड किया इन्होंने, सब शारीरिक रचना के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। और ऐसे ही C.S. जूंग है, उन्होंने भी जो व्यक्तित्व है उनको 3 भागों में बांटा है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।